हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको थ्योरेटिकल और विद एमसीक्यूज़ हम सब्जेक्ट अपना कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंडियन पॉलिटी। हमारा जो बेसिक हमारे चैनल का पर्पस है दैट इज़ हम करेंगे थ्योरी, हम करेंगे लगभग 40% प्लस बेसिक जो हमारी सीरीज़ है। ये थ्योरी तो आपको हर जगह मिल जाएगी, मतलब बुक्स में मिल जाएगी, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे इस पर, लेकिन हमारा मोटिव है एमसीक्यूज़ कवर करने का। ये एमसीक्यूज़ हम जितने हो सकते हैं हम उतने एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, सेंट्रल और स्टेट दोनों एग्जाम्स कवर होंगे इसमें। जितने भी एमसीक्यूज़ आज तक बन रखे हैं उसमें एक भी एमसीक्यूज़ नहीं छूटेगा। होप सो यू विल enjoy our सीरीज। लेट्स स्टार्ट कि गवर्नमेंट जो है वो कितनी तरह की है। जैसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्या क्या है, सबसे पहले है पढ़ेंगे हम कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है। सेकेंड वन इज oligarchic government. Third one is monarch government and fourth one is totalitarian government. जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसमें क्या आता है, सोर्सेस और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल चाइना में, कि जितने भी सोर्सेज और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही है, जैसे हम चाइना में है। सेकेंड वन इज ओलिगार्की गवर्नमेंट, और इसमें क्या है, गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पर्सन्स, कुछ पर्सन्स ही पूरी गवर्नमेंट को चलाते हैं। एंड थर्ड वन इज मोनार्क। मोनार्क जैसे कि हमारा किंग हो गए, ये सारे मोनार्क जैसे इंग्लैंड में है। जो ओलिगार्की गवर्नमेंट है ये कहाँ पे है, जैसे चाइना में है, रशिया में है। मोनार्क गवर्नमेंट दैट मोस्टली लाइक अ सिंगल पर्सन ही गवर्नमेंट का, सिंगल पर्सन के हाथ में ही सारा कंट्रोल होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है। थर्ड वन इज टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि सारा का सारा जो कंट्रोल है सिटीजन्स के ऊपर वो किसके हाथ में होगा, whoever is ruling, जो वहाँ का जो उस टाइम का शासन का वो रूलिंग पर्सन है वो ही उसे कंट्रोल करेगा। बेसिक है, इसके बारे में जस्ट आइडिया होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसी कैसी होती है। सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है, बाकी टाइप्स भी होती है गवर्नमेंट की। एग्जाम पर्पस में इतना ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम पर्पस में हमें जस्ट नॉलेज के लिए इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या है। नेक्स्ट हम टॉपिक में चलते हैं अपने इंडिया के रिगार्डिंग, जिसमें हमारे क्वेश्चन आते हैं। आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा संविधान। हमारा संविधान कैसे बना, इसके बारे में जितने एमसीक्यूज एग्जाम में है उसको हम कवर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान होता है कि जिसमें रूल्स लिखे होते हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा। जो हमारा इंडिया है इसका रिटन फॉर्म में है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्टली रिजिड है और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल है मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो इसमें हमने आर्टिकल्स लिखे हैं उसको हम अमेंड, कुछ आर्टिकल्स हैं कि जिसको अमेंडमेंट हम आसानी से कर सकते हैं, संशोधन, और कुछ हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत ही रिजिड है। तो ये इसके फीचर्स बहुत हैं, ठीक है।
और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका फर्स्टली आइडिया कहाँ से आया था? सबसे पहले इसका आइडिया आया था यूएसए से 1787। फर्स्ट टाइम कि हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी हम टाइमलाइन पढ़ने जा रहे हैं कि कब डेट्स में कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले है डेट हमारी 1928 में। 1928 में क्या हुआ था? दी फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहली बार हमने सोचा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। जो ड्राफ्ट उसका हमने तैयार किया, जिसको हम इन टर्म्स नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। वो हमने, जो हमारी पार्टीज थी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में सबमिट किया था। जो कॉन्फ्रेंस हमारी कहाँ हुई थी? एट लखनऊ। हु इज द चेयरमैन? दैट इज मोतीलाल नेहरू। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी 1929 में जो लखनऊ में सबमिट की गई थी, उसको किसने चेयर किया था? उसको मोतीलाल नेहरू जी ने चेयर किया था। नेक्स्ट हमारी डेट है दैट इज 1934। इसमें यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब कि हमारी एक असेंबली होनी चाहिए कि उन्होंने आइडिया जो प्रपोज किया था दैट इज प्रपोज बाय एम.एन. रॉय। 1935 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड की थी? 1935 में। ये डेट्स आपने याद रखनी है, यही हम एमसीक्यूज में भी पूछेंगे आपसे। जैसे कि आपने देखा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का सोच रहे हैं, हमने डिमांड करी कि हमारे रेवोल्यूशनरीज, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, उनकी तरफ से डिमांड थी कि हम देश आज़ाद होगा तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बनाएंगे। लेकिन था कि हम ब्रिटेन के अंडर में थे और उस टाइम पे चल रही थी वर्ल्ड वॉर। ये टाइम है वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, दैट इज 1939 टू जो 1945 में जा रही। चलिए ठीक है, जो हमने अब तक डेट्स पढ़ी हैं दैट इज 1929 पढ़ी है, 1934, 1935। मतलब मेनली हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, हम सोच रहे हैं, लेकिन उस टाइम में वर्ल्ड वॉर जा रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? कंपनसेट करना स्टार्ट किया। जो ब्रिटेन की तरफ से हमारे पास ऑफर आने स्टार्ट हुई कि ऐसे नहीं, मतलब कि तुम आज़ाद ना हो, तुम ये प्लान, आपको हम चाहते कि हमें ये चाहिए, लेकिन वो अपनी प्लान दे रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे कंपनसेट कर लो, है ना, क्योंकि उस टाइम पर उनका ध्यान सारा था वर्ल्ड वॉर में। तो उनकी तरफ से कौन कौन से ऑफर आ रहे थे? सबसे पहले हमारे पास ऑफर आया दैट इज अगस्त ऑफर, जो आया 1940 में। है तो बहुत सारी हिस्ट्री है इसके पीछे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जितना इंपॉर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमें सिर्फ डेट्स याद रखनी है, अगर इसके बारे में एमसीक्यूज आएगा तो एक्सप्लेन मैं एमसीक्यूज में कर दूंगी जितना सफिशिएंट है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट हम उतना ही याद करेंगे। फर्स्ट वन इज अगस्त ऑफर 1940 में आया था। सेकेंड नंबर पे जो हमें याद करें दैट इज क्रिप्स ऑफर आया था 1942, एंड थर्ड वन इज वेबल प्लान जो 1945 में आया था, और फोर्थ वन इज कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान में। आपको सिर्फ इसकी क्या याद रखनी है? डेट्स याद रखनी है। जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस प्लान के अंडर क्या था? इसके अंदर जो ब्रिटिश वालों ने के 3 मेंबर थे, कौन कौन थे? सबसे पहले
पैट्रिक लॉरेंस, जो क्या थे इनका चेयरमैन, एंड सेकंड वन was स्टैफोर्ड, एंड थर्ड वन इज एवी अलेक्जेंडर। ऐसे जिनके नाम तो नहीं पूछे जाएंगे। सो ब्रिटिश वाला ये था, जो ये कैबिनेट मिशन प्लान था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्लान को हमारे दोनों मुस्लिम लीग वालों ने भी और जो हमारे कांग्रेस है, इन दोनों ने इस प्लान को कर लिया था एक्सेप्ट कि हाँ हमें ये प्लान मंजूर है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि दोनों की तरफ से हमें एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी इस प्लान को। सो जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इसके प्रोविजंस क्या हैं? कैबिनेट मिशन प्लान, सो दैट आप समझ सकते हो ना कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मतलब इस प्लान में था क्या, कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें उन्होंने क्या हमें ऑफर किया था। उन्होंने बोला कि इसमें होंगी 389 सीट्स, ठीक है, और उसमें से 296 होंगी इलेक्टेड सीट्स और 93 होंगी नॉमिनेटेड। और इस टाइम पे ये बात हो रही है 1946 की, मतलब हमारा देश अब तक आज़ाद नहीं हुआ है, हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली है। सो ये बात है ब्रिटिश इंडिया की, कि अभी भी हम उनके रूल के अंदर ही है ना, ठीक है। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इसको फर्दर उन्होंने डिवाइड किया। 292 सीट्स अलग होंगी, 4 सीट्स अलग होंगी। जो 292 सीट्स होंगी गवर्नर प्रोविंसेस से, जो उस टाइम पे टोटल कितनी थी, 11 प्रोविंसेस थी। मतलब कि एरिया को, जो जैसे हम स्टेट्स जैसे हम डिवाइड करते हैं, उस टाइम में प्रोविंस के होते थे। और जो 4 होंगे वो आएंगे चीफ कमिश्नर स्टेट से, चीफ कमिश्नर स्टेट से। सो ऐसे उन्होंने डिवाइड किया था। 93 जो नॉमिनेटेड थे, इसमें जो आज भी होता है जैसे कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ना, उस टाइम पर उन्होंने बोला कि 93 हम नॉमिनेट करेंगे, मतलब कि नो इलेक्शंस, कोई इलेक्शन नहीं होगा, हम डायरेक्टली नॉमिनेट करेंगे। सो जो वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो कैसे कैसे चुनेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे आगे। जो ये 93 नॉमिनेटेड हैं, ये कहाँ से होंगी, प्रिंसली स्टेट से। कि जो हम इलेक्शन करवा रहे हैं, सीट्स एलोकेशन, मतलब कैसे कैसे सीट होंगी, जो आजकल भी चलता है। सो उस टाइम पे क्या था, जो सीट्स थी वो कहाँ पे डिवाइड की गई, थ्री प्रिंसिपल जो उस टाइम की कम्युनिटीज थी उसमें। कौन कौन सी थी, मुस्लिम, सिख एंड जर्नल। तो इनमें सीट्स डिवाइड करेगी। जो 1 सीट थी वो एलोकेटेड हुई थी, उसमें कितनी पॉपुलेशन आती थी, लगभग 1 मिलियन पॉपुलेशन थी इसमें। एक सीट पे इतने बंदे थे। और जो जो सीट्स थी, ये कैसे, इनके जो इलेक्शंस थे वो उनका कैसे इलेक्शन थे, इनडायरेक्ट थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई थी। इसमें कैसे वाला प्रोसेस यूज किया था, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है, जो आज भी हम इलेक्शंस होते हैं वो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, सिंगल ट्रांसफर वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि एक बंदा की वोट सिर्फ एक होगी, ठीक है। सिंगल ट्रांसफर वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि एरिया के अकॉर्डिंग हम जितनी प्रोपोर्शन का एरिया है उस अकॉर्डिंग हम सीट्स एलोकेट करेंगे। जैसे कि गोवा का अलग होगा, सिक्किम का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, राजस्थान का अलग है, एरिया के अकॉर्डिंग हम सीट को एलोकेट करेंगे। सो जी सीट्स हमने सारी ये कर दी, इलेक्शन हो गया, मान लो इलेक्शन हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट था कांग्रेस को सीट्स कितनी मिली, 208।
और मुस्लिम लीग को 73 और बाकी इंडिपेंडेंट जो थे उनको सीट्स कितनी थी 15। अभी तक हमने क्या क्या लर्न किया है उसको हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने लर्न किया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितने टाइप्स की होती है, जैसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है और अदर कंट्रीज़ में क्या क्या गवर्नमेंट है, जैसे कहीं पे मोनार्क है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए हमारी मांग बढ़ती जा रही है। जैसे कि टाइमलाइन एक पढ़ी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए। एम एन रॉय ने जो प्रपोज किया था 1945 में, एंड देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी इसके दौरान ही जो ब्रिटेन है उन्होंने हमारे लिए कितने सारे ऑफर्स भेजे कि अगस्त ऑफर भेजा, क्रिप्स ऑफर भेजा, बेवल्स, एंड देन हमने जो फाइनली अप्रूव किया दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान को अप्रूव किया 1946 में। उसके बाद जो उनका जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंदर क्या चीज़ थी जिसको हमने अप्रूव किया कि इतने नंबर सीट्स होगी, इसको ये सीट्स एलोकेट की जाएगी। इसके सीट्स एलोकेशन के बारे में हमने पढ़ा है। उनका इलेक्शन का जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे वो कैसे करवाए गए हैं, कौन इसमें विनर रहा है। इसके बाद हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा अभी 1946 टाइमलाइन में हम पहुंच चुके हैं। इसके हमारा देश आज़ाद होने से पहले हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन को भी रेडी करना था, मतलब काम तो इनडायरेक्टली स्टार्ट हो रखा था। तो जो इसमें है जो 13 दिसंबर 1946 इस टाइमलाइन में क्या हुआ था, जो डॉक्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी है, इन्होंने प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कैसा होगा उसके बारे में था। टाइम आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद क्या था, एग्जैक्टली एक मंथ के बाद 22 जनवरी 1947 तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमने बनाई थी, कब बनाई थी 1946 में, उन्होंने क्या कर लिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा, किसका क्या क्या काम होगा उसके लिए है। इसके लिए उन्होंने कमेटीज मेजरली 2 डिवाइडेड पार्ट हुई, एक है मेजर एंड देन माइनर। मेजर में 8 कमेटीज़ थी और माइनर्स की कमेटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है दैट इज़ मेजर। इसमें जो जितने भी कमेटीज़ हैं इसको लर्न करना मस्ट है। जहाँ पे कुछ सिलेबस छोड़ना है वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मस्ट ही रीड करनी है। सबसे पहले क्या थी यूनियन पावर कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, एंड देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी हेड कर रहे थे। स्टेट कमेटी को जवाहरलाल नेहरू जी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है सरदार पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ मिनोरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसको हेड कौन कर रहे थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेयरिंग कमेटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इसको एज इट एज आपको याद करना है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि जहाँ पर यूनियन और स्टेट आएगा उसको आपने लर्न कर लेना कि वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का ही नाम आएगा। ये याद हो गया। आपको लर्न करनी है बेसिकली ये सब चीज़ें कि जो प्रोविंस के रिगार्डिंग कमेटी में सरदार पटेल जी को दिया गया, मिनोरिटीज़ को भी सरदार पटेल जी को, एंड देन ड्राफ्टिंग कमेटी को तो सबको पता है कि इसको जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं इसको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी रूल्स ऑफ प्रोसेस रूल्स वगैरह को भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हेड किया है, एंड स्टेयरिंग कमेटी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद हो गया। यूनियन एंड स्टेट को जवाहरलाल नेहरू जी लिख देना आपने, प्रोविंस वाली सरदार पटेल जी की है, एडवाइजरी कमेटी है सरदार पटेल जी की, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, जो लास्ट की 2 थी दैट इज प्रोसीजर कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी, दोनों किसकी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जैसे कि हमने मेजर कमेटीज़ पढ़ी हैं दैट इज़ जो कितनी है 8 है इन नंबर्स है ना। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं माइनर कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो माइनर कमेटीज़ थी वो कितनी, इन टोटल वो थी 30, लेकिन सभी पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ ही पढ़ें। उसमें से जो पेपर में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ऑलमोस्ट 90% पूछी जाती है, सिर्फ हम वही मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पहले ये याद कर लेनी है
जब आपको ये सब याद हो जाए तो उसके बाद आप रीडिंग कर सकते हैं। इसके साथ का डॉक्यूमेंट जो है, जो बाकी रीडिंग की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। सो जो हमारी इसमें जो इम्पोर्टेंट है कमिटीज़, हम उसको बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। जो फाइनेंस और स्टाफ कमेटी वो उसको कौन देख रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे। और अगर आपको जब भी नाम याद आए तो आपको सब कुछ याद आना चाहिए कि इसके बारे में हमने और क्या कुछ पढ़ा है। अभी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर से नहीं पूछ रही। सो पहले हमने जो मेजर कमेटी थी उसमें भी इनका नाम देखा है। और कहाँ भी देखा इनका नाम? एक तो थी, 2 कमेटीज़ में हमने इनका नाम देखा था। एक तो स्टीयरिंग कमेटी थी और दूसरी कमेटी कौन सी है आप कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। आपको अभी करवाया गया है, आपने कमेंट्स में लिखना है कि कौन सी कमेटी थी। सो जो दूसरी हमारी थी हाउस कमेटी, उसके हेड कौन थे? बी पट्टाभाई सीतारमैया। सो आपको इनका नाम याद रखना है। थर्ड इज ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसके थे डॉक्टर के.एम. मुंशी जी। एंड देन कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूंट असेंबली, दैट इज जी.बी. मवलंकर जी। फंक्शंस कौन देख रहा था? जी.बी. मवलंकर जी देख रहे थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, जो लिंग्विस्टिक के बारे में थी, दैट इज एक्स के धर जी देख रहे थे इसका। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जी। सो आपको ये नाम याद रखने हैं, यही मेजर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इसके बारे में कि इसको हम याद कैसे रखें, इसकी भी मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि आपको इस फाइनेंस और स्टाफ के बारे में आप देखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे चेयरमैन भी रहे हैं ना, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, इनको आपने आपको याद ही रहेगा ये, ठीक है। फाइनेंस और स्टाफ का काम ये देख रहे थे। हाउस कमेटी, हाउस जैसे कि आप ऐसा मतलब कि एज ए नॉर्मल आप याद करें कि हाँ हाउस के सारे काम, घर बार के सारे काम कौन देख रहा है। जैसे मूवी हमने देखी सीता मैया, वो वाली मूवी आपको याद आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो आप उससे आप लिंक कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जो बिजनेस है वो कौन लोग देखते हैं? मोस्टली मुंशी लोग देखते हैं, है ना। तो आपको ऑर्डर बिजनेस कमेटी का नाम याद हो गया होगा, डॉक्टर के.एम. मुंशी जी। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूंट असेंबली, जो कंस्टिट्यूंट असेंबली के फंक्शंस की कैसे कैसे काम चल रहा है उसको कौन देख रहा था? जी.बी. मवलंकर जी देख रहे थे, ठीक है। और लिंग्विस्टिक के बारे में एस के दर, अलग सा नाम आपको याद रहेगा। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जी। सो यहाँ पे जो ए क्वेश्चन है इसमें मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ड्राफ्ट का जहाँ भी नाम आता है बंदा यही याद रखता है कि यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी आंसर आए हैं, क्योंकि हेड तो यही थे लेकिन उन कमेटी को एग्जामिन, मतलब कि स्पेशल कमेटी उठाएगी, जो काम हो रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है ना, तो इसको एग्जामिन कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी एग्जामिन कर रहे थे। होप्सो आपको माइनर और मेजर कमेटीज दोनों याद हो रखी हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप इनके पहले याद करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाम आपको एज इट एज याद करने होंगे। आगे हम बात करेंगे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कब बनी थी। जैसे कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिन्होंने मेनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो कब बनी? दैट इज 29 अगस्त 1947। मतलब अभी तक हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो उसके बाद कमेटी का सेटअप हुआ 29 अगस्त 1947 में। जिसके हेड कौन थे? हम सभी को पता ही है, B.R. अम्बेडकर जी, जिनको हम मॉडर्न मैन भी बोलते हैं। और इस कमेटी के टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और इस कमेटी के हर एक मेंबर का नाम आपको याद होना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे 4 ऑप्शन है, आप बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन जो मेंबर नहीं थी। सो आपको इसके नाम याद करते हैं। अब मैं मेंशन कर देती हूँ इनके नाम कौन कौन से थे। 7 मेंबर थे, उनके नाम हमने लिखे हैं। 6 तो इनके कमेटी मेंबर हो गए, और 7th मैंने B.R. अम्बेडकर जी जो खुद थे, जो इस कमेटी के क्या थे? चेयरमैन थे। आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड गोपाल स्वामी अय्यर एंड मोहम्मद शाहदुल्ला, B.L. मित्तल, D.P. खैतन एंड K.M. मुंशी जी। सो आपको याद रखना है जो B.L. मित्तल थे, इनको बाद में किन्होंने रिप्लेस किया था? दैट इज N. महादेव राव जी हैं इसके रिप्लेस किया था। एंड देन D.P. खैतन को किसने रिप्लेस किया था? D.T. कृष्णाचार्य जी ने। सो आपको पॉज करके ये नाम सब लर्न करने हैं, क्योंकि ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने हैं सीरियस। ड्राफ्ट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन। आगे है हमारा ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मतलब कि ड्राफ्ट से जैसे हम पूरा उन्होंने काम कर लिया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसका उन्होंने पहले ड्राफ्ट को बनाया जो कि कब पब्लिश हुआ, पब्लिश्ड ऑन 21 February 1948। पहली बार उन्होंने जब ड्राफ्ट बना लिया तो पहली बार पब्लिश हुआ इस तारीख को। तो और इस तारीख के बाद लगभग 8 मंथ लगे पीपल इंडिया टू डिस्कस, कि इस ड्राफ्ट को डिस्कस करने में ही इतना टाइम लग गया। सो फाइनली 4 नवंबर 1948 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, इस ड्राफ्ट को फाइनली सबमिट कर दिया, मतलब कि उनके सामने पेश किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने सबमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सबसे पहले उन्होंने ड्राफ्ट रेडी किया, पब्लिश किया, मतलब इतने को, फिर उन्होंने डिस्कस किया कि क्या क्या इसमें और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, सब कुछ उन्होंने 8 मंथ तक मतलब कि खुलेआम उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे इंडिया के पीपल है, उनको पता नहीं चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। जब उन्होंने रीड किया 8 मंथ लगे उनको डिस्कस करने में। उसके बाद 4 नवंबर 1914 बी आर अम्बेडकर जी ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये ड्राफ्ट जो है सबमिट कर दिया कि अब हमारी तरफ से काम खत्म हो गया, अब आप देखो कि इसमें क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है। जब ये हुआ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कितना टाइम लगा, जो उन्होंने फर्स्ट रीडिंग ली 5 डेज लग गई, उन्होंने सेकंड रीडिंग ली तब इसको टाइम लगा 10 मंथ 3 डेज। जो थर्ड रीडिंग थी वो कब हुई है, दैट इज ऑन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। सो ये तारीख आपको याद रखनी, थर्ड रीडिंग में उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया था। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कितना टाइम लगा, लगभग 11 सेशन में ये बनकर रेडी हुआ। 11 सेशन मीन्स कितने डेज लगे, 165 डेज लगे, ठीक है। और इसको टाइम कितना लगा बनने में, दैट इज 2 years 11 months and 18 days। इतना टाइम लग गया कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी होने में। तो टोटल हमारे पास बजट कितना था, 64 लाख बजट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट सेशन कब था। अब हम डेट्स पढ़ेंगे। सो पहले आपको इतना सारा होप सो आपको समझ आ रहा है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, जो उसको हमने बताया कि कितना टाइम लगा। उसके बाद कितने सेशन थे, टोटल 11 सेशन थे। हमें सारे सेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बस वही पढ़ेंगे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो कब हुआ, 9 to 23 दिसंबर 1946। अगर आपको इनकी जो पीछे की ईयर भी याद है तब भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है ऑप्शंस में ना, कि कौन सा आंसर आएगा। फर्स्ट सेशन कब लिया गया, 9 to 23 दिसंबर 1946। और 10th सेशन से मतलब कि सेकंड लास्ट सेशन कब हुआ, 6 to 17 अक्टूबर 1949 को। और 11th सेशन कब हुआ, 14 to 26 नवंबर 1949। अब इस डेट्स को याद करने की क्या ट्रिक है, फर्स्ट सेशन तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दिसंबर मंथ में था। और जो 10th सेशन है, 10th सेशन मीन्स अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा मंथ होता है, 10th मंथ होता है। और 11th सेशन नवंबर में 11th होता है मंथ्स में। सो फाइनल ड्राफ्ट हमारा बनकर तैयार हुआ टोटल 11 सेशन में। आपको इनकी डेट्स याद रखनी है कब कब होता है। और जो बी आर अम्बेडकर जी ने, जो मैंने बात कही थी कि उन्होंने पब्लिक के सामने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन को रखा था कि इसमें जो भी हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, जो पब्लिक को अच्छा लगता है हम वैसे करेंगे। डेट कौन सी थी, 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 में सो पब्लिक के सामने इसको ओपनली रखा गया। सो ये मैं बात पहले बता रखी हूँ कि 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। सो इसमें क्या हुआ था, कौन कौन सी प्रोविजंस थी कि मतलब इस डे पे कौन कौन सी चीज़ें हमने
इम्पोज कर दी थी। जैसे कि हमने सीजनशिप जो था आर्टिकल 5 to 9 तक, उसको हमने लगा दिया था। इलेक्शंस 324 से लेके जो 329 आर्टिकल तक है उनको हमने इम्पोज कर दिया। एंड देन प्रोविजनल पार्लियामेंट को भी हमने लागू कर दिया था। ये थी डेट हमारी 26 नवंबर, जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। और एक डेट है 26 जनवरी 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स और कमेंसमेंट किया गया। और इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, मतलब कि हमने जो हमारी जो थी असेंबली की कमेटी थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, हाँ ठीक है। लेकिन इन रियलिटी हमने कब इम्पोज किया, इस डेट को इम्पोज किया जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। जो 26 जनवरी हम रिपब्लिक डे अपना मनाते हैं, उस दिन से हमने एक्चुअली में उसके सारे ही जो ऑलमोस्ट सारे ही लॉज हमने इन्फोर्स करने थे। और जो हमें जो चाहिए था कि हमें इलेक्शन भी करवाने हैं, ये भी कुछ भी करवाना है, जो ज़रूरी चीज़ें थे वो हमने करवा दी। करने को तो हम इस डेट को ही इन्फोर्स कर सकते थे, लेकिन जो ये डेट है 26 जनवरी, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ है। दैट इज़ इसको हम, इस डेट को हम पूर्ण स्वराज से भी सेलिब्रेट करते हैं। इस डेट को ही हमने स्पेसिफिकली इसको ही रखा कि इस डेट को ही हम अनाउंस करेंगे हमारा संविधान बन के रेडी हो चुका है, इसके लॉज को हम इन्फोर्स करने जा रहे हैं। आपको सारी डेट्स याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर हम बात करें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर इन्फोर्स हो गया तब कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे। तब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें टोटल आर्टिकल्स थे 395। शेड्यूल्स थे हमारे 8 और पार्ट्स 22 एंड देन प्रीएम्बल। तब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब होती, जो फिगर्स आज के दिन चेंज हो रखी हैं। अदर फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। अदर फैक्ट्स हैं जैसे कि इट एक्टेड एज ए लॉ मेकिंग बॉडी टू लेजिस्लेट। जो जीवी मवलंकर जी थे, जीवी मवलंकर जी जो हमारे थे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, और वो उनको हम, और क्या उनका काम था, दैट इज लॉ मेकिंग बॉडी का काम जिनका था जीवी मवलंकर जी का। ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बिफोर इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन होने से पहले भी हमें प्रेसिडेंट चाहिए था, तब उन्होंने जो सबसे ओल्डेस्ट था उनकी टीम में सचिदानंद सिन्हा जी, इनको रखा गया। आफ्टर इलेक्शन प्रेसिडेंट किनको बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वीटी कृष्णाचारी एंड एच.सी. मुखर्जी, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947। आपको ये डेट याद रखनी है कि कब अडॉप्ट किया गया। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि 15 अगस्त में हमारा देश याद हुआ था, और उससे पहले ही हमने अपना जो नेशनल फ्लैग था उसको हमने अडॉप्ट कर दिया था, दैट इज़ ऑन 22 जुलाई 1947 को। और नेशनल जो फ्लैग था, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग ये भी सेम डेट में थे, 22 जुलाई 1947। जो जनगण मन था वो किन्होंने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और सॉन्ग किन्होंने लिखा, बिक्रम चंद्र चैटर्जी ने। जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जो एडवाइजर कौन थे, दैट इज बी एन रॉय जी एडवाइजर थे, और चीफ ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी। और जहाँ पे ड्राफ्ट लिखा है सिर्फ बी आर अम्बेडकर ही नहीं लगाना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि वहाँ पे पूछा क्या है। अगर पूरा चीफ कौन है, दैट इज इन एस.एन. मुखर्जी चीफ है। अगर आपको पूछा गया कि उनका चेयरमैन कौन है, फिर तो चलो बी आर अम्बेडकर जी ही आएंगे। अगर हमने यहाँ पे क्या पूछा गया, चीफ कौन है, दैट इज एस.एन. मुखर्जी। आपको सबको याद करना है फैक्ट्स को। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। लॉ मेकिंग बॉडी कौन थे, जीवी मवलंकर जी जो फर्स्ट स्पीकर लोकसभा भी है। और टेम्परेरी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा जी। प्रेसिडेंट आफ्टर इलेक्शन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वीटी कृष्णाचारी एंड एच.सी. मुखर्जी। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, 22 जुलाई 1947 को। एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी, सॉन्ग बिक्रम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, दैट इज ऑन 22 जुलाई 1947। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, बी एन रॉय जी। एंड चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था, एस.एन. मुखर्जी। ये फैक्ट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के रिगार्डिंग सम अदर फैक्ट्स क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मेंबर हु साइंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितने मेंबर्स ने साइन किया, दैट इज 284 मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को साइन किया है, जिसमें 15 फीमेल मेंबर्स थी। अब ये साइन कब हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की लास्ट मीटिंग थी, दैट इज ऑन 24 जनवरी 1950 को।
तब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सिग्नेचर किए गए थे। और कैलीग्राफर कौन होता है, क्योंकि लिखारी जिसने लिखा है ना। सो इंग्लिश में किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा है। और हिंदी में किसने लिखा है, वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य। कॉन्स्टिट्यूशन की डेकोरेशन किसने करी है, नंदलाल बोस ने करी है एंड बियोहर रामानंद सिन्हा। सेक्रेटरी कौन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, GV अव्यंगर। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल क्या है, एलिफेंट, मतलब जियांट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो इसके लिए इसको जो सिंबल दिया है दैट इज एलिफेंट का दिया है। सो हम रिवाइज कर देते हैं फिर से कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कितने लोगों ने किया, दैट 284 लोगों ने किया है, जिसमें 15 फीमेल मेंबर्स भी थी। और ये साइन कब हुआ था, जब लास्ट मीटिंग थी दैट इज 24 जनवरी 1950 को। और कैलीग्राफर कौन थे, इंग्लिश में थे प्रेम बिहारी नारायण जी और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य। कॉन्स्टिट्यूशन डेकोरेशन किसने करी, नंदलाल बोस और बिहोर रामानंद सिन्हा ने करी है। और सेक्रेटरी कौन थे, HV अव्यंगर। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल कौन है, एलिफेंट। सो इंपॉर्टेंट फीमेल्स कौन थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, सबसे पहले राजकुमारी अमृत कौर जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर है, राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर है। सुचेता करिपलानी जो फर्स्ट फीमेल CM ऑफ यूपी, जो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट फीमेल भी रही है CM के तौर पर, और वो कौन है, सुचेता कृपलानी। और फर्स्ट गवर्नर और यूपी कौन है, दैट इज सरोजनी नायडू। गवर्नर और CM दोनों यूपी की फर्स्ट फीमेल कौन कौन सी हैं, सुचेता कृपलानी CM है एंड सरोजनी नायडू गवर्नर है। ये इंपॉर्टेंट फीमेल्स आपको याद रखनी है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। दैट जो हमारा टॉपिक था आज का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट सब कर लिया है। और ये सिर्फ जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होगा, इसके साथ हम MCQs भी करेंगे। सो ये लेक्चर हमारा सारा था थ्योरेटिकल बेस पे, जो हमें याद करने वाली चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, जो कुछ स्किप करना है वो भी बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कौन कौन से MCQs इसमें हम कवर करेंगे। सो उस लेक्चर में हम पूरे के पूरे MCQs ही करेंगे, सारे इसी टॉपिक से आएगा। सो जो कुछ क्वेश्चन बाहर से भी हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। थ्योरेटिकल आपको सिर्फ यही करना है और कोई इसके अलावा आपको बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है जो एग्ज़ाम में आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, हम 90% जो एग्ज़ाम में आता है वो हमने कवर कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और सीरीज़ में आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। सो थैंक यू।